अच्छा मुझे वो बताओ, पार्लियामेंट पे कितने सेशंस होते हैं टोटल? वेरी गुड, 3 होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कहीं पे कि 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए या 1 होने चाहिए? इज देयर रिटन एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी गुड, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि 6 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी 2 सेशन के बीच में। सो मिनिमम 2 सेशंस तो आपको कंडक्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन सेज ओनली दिस मच दैट विद इन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट यू शुड नॉट हैव गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ। सो बाय डिफॉल्ट आपको 2 सेशन तो रखने ही पड़ेंगे। एंड इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वी कंडक्ट 3 सेशंस, ठीक है? हाँ, ये पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो शुरू करते हैं। और देखो, मैं पहले समझा लूं, बता लूं, बाद में तुम लोग, ठीक है? US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, she passed away at the age of 87, ठीक है? Now she is considered as the most iconic person for gender equality and women empowerment. और कोई बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन होता है तो उसका जो पैट नेम होता है, पैट नेम मतलब जिससे लोग उसे प्यार से बुलाते हैं, वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है? उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शी वॉज फॉन्डली कॉल्ड एज नोटोरियस RBG, ठीक है? Why she is this much important? Because she was the second person to sit in the Supreme Court of USA, second woman, ठीक है? उनके पहले जो थे उनका नाम क्या है? सैंग्रा डे ओकॉनर, ठीक है? अब लिख लो आराम से। She was the second person to sit in the Supreme Court of USA, ठीक है? Second woman. नोटोरियस RBG याद रखना, ठीक है? बिकॉज आपकी स्लैग की एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? कोबे ब्रांड को क्या बुलाते थे? सो इट वाज ब्लैक मामा, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है? प्यार से जो नाम होता है किसी का वो पढ़ना, ठीक है? ओके गाइस, लिख लिया? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ पूछा, ठीक है? बिकॉज इसके बाद हमें समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलग कैसे, ठीक है? इसके लिए सो आई विल नीड एवरीवन्स अटेंशन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, हो गया? ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज आई थिंक अभी क्लैट की एग्जाम में दे आस्क यू पैसेजेस, ठीक है? तो उसमें यू नीड टू हैव सम अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है? देखो, आपको पता होना चाहिए द जुडिशरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जुडिशरी एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशरी और स्टेट गवर्नमेंट की जुडिशरी एक होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज द फेडरल कोर्ट, वो सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज एनफोर्स करती है। पता चल गया आपको? वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। मतलब फेडरल कोर्ट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो स्टेट के लॉज भी एनफोर्स करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज भी एनफोर्स करती है। लेकिन जो USA की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की
अलग जुडिशरी होती है। अगर आप कोई स्टेट का लॉ तोड़ते हो तो हर एक स्टेट की जुडिशरी आपको पनिश करे, लेकिन अगर वहां पे कोई फेडरल लॉ आप तोड़ोगे तो फेडरल कोर्ट वहां पे अलग होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी सिस्टम ऑफ यूएसए एंड इंडिया। इतना पता चल गया सबको? नहीं ध्रुवी, दैट इज नॉट क्वासी फेडरल। फेडरल तो हम दोनों कंट्री है। नहीं खुशी, आप अभी इन सब क्वेश्चंस में मत जाओ। ऑनेस्टली मुझे सिर्फ आपको इस न्यूज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने, ठीक है? फेडरल तो हम दोनों कंट्री है। नहीं प्रसन्ना, ड्यूअल सिटीजनशिप से भी इट इज जस्ट अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ जुडिशरी। सिटीजनशिप का लेना देना नहीं है और कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? दोनों कंट्री ने अलग अलग जुडिशरी इंस्टॉल की है अपने हिसाब से, ठीक है? दैट इज द मेन डिफरेंस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? हाँ, वेरी गुड प्रसन्ना, आदित्य, गर्वित, मानवेंद्र, ख्वाहिश आपसे थोड़ी गलती हुई है, जिल, तनिषा, ध्रुवी, वेरी गुड। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो एट द एज ऑफ 65 रिटायर्ड हो जाते हैं, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, स्टेट के जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, दे रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62। लेकिन यूएसए में इफ यू आर बिकमिंग अ फेडरल कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, then you will be holding that position till you die. This Justice Ruth has been on the bench of the Supreme Court for 27 years. आपको ये और बड़ा डिफरेंस पता चल गया? यूएसए में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हो, अगर आप 25 साल की उम्र में बने हो तो आप 100 साल तक जियोगे, तो आप 75 इयर्स तक उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ रहोगे, जज रहोगे, ठीक है? इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 65 इयर्स एज यू हैव टू रिटायर। पता चल गया एवरीवन? ठीक है? यूएसए में एक बार जज बन गए मतलब जब तक मरोगे नहीं आप तब तक आप जज रहोगे, और टिल यू रिजाइन बाय योरसेल्फ, ठीक है? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 एंड हाई कोर्ट्स के लिए 62, ठीक है? चलो, ये इतना पढ़ाना जरूरी था। नाउ गोइंग अहेड, फैक्चुअल न्यूज है। अ पर्सन नेम्ड उदित सिंघल, ही हैज बीन नेम्ड इन यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स, ठीक है? बिकॉज इसने एक कंपनी बनाई है जो इनोवेशन से ग्लास होता है, ग्लास, उसको सैंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ग्लास कभी डिकम्पोज नहीं होता। इट टेक thousands of years for a bottle to get decomposed, ठीक है? सो उस पॉल्यूशन को अरेस्ट करने के लिए ही डिजाइंड दिस कंपनी कॉल्ड ग्लास टू सैंड, जो ग्लास को सैंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम। सो ही हैज बीन ऑनर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? लिख लो। Guys, how many sustainable development goals are there? Total कितने sustainable development goals हैं? हाँ, वेरी गुड खुशी। जय आरुषि, आरुषि आपका गलत है। आरुषि इतने सारे नहीं है, थोड़े हैं। कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? चलो भाई, सबको बता देता हूं। There are total 17 sustainable development goals which all the countries has to achieve by 2030, ठीक है? 2030 तक हमको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं, ठीक है? लिख लेना ताकि याद रह जाए आप लोगों को। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? हो गया।
चलो गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। 2030 तक अचीव करने, 2030। फैक्चुअल न्यूज है, इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल इनॉग्रेटेड एट दहलीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। The exclusive terminal has 57 parking bays and can handle 150 private jets per day, ठीक है। लिख लो, मुकेश भाई को आसानी होगी ट्रैवलिंग में, ठीक है। सबसे पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल, ठीक है, इट्स इन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां पे लोकेटेड है? द टॉलेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज लोकेटेड इन विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट? मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो शिकागो न्यूयॉर्क में मत चले जाए, ठीक है। लेट मी बी मोर प्रिसाइज, इंडिया में। The same airport, Delhi International Airport is the correct answer, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सबसे टॉलेस्ट एटीसी टावर यहाँ पे है, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? मतलब लिख लो, रिसेंटली पेटीएम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर ड्यू टू गैम्बलिंग पॉलिसी वायलेशन, ठीक है। थोड़ा ये है इश्यू, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। ये जितनी भी एप्स निकाल दी है, कौन से कंट्री ने निकालनी है, वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ ईशान, वापस आएगी वो तो पता है, आ भी गई होगी, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि निकाली थी, ठीक है। We also have to know that it was removed. वापस तो आ जाएगा, because पेटीएम ने इश्यू भी मतलब स्टेटमेंट में लिखा ही था that we will be back soon, but we should also know at the first place that it has been removed, it was removed, ठीक है। ओके गाइस, देखो एक बात हमेशा याद रखना, पेटीएम एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ हृदय, होता क्या है आप ध्यान से समझ लो, लोगों की थोड़ी गलती होती है। पेटीएम एक इंडियन कंपनी है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर आज मैंने कोई कंपनी ओपन की है, ठीक है, और मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो चाइना से भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, यूएसए से भी आ सकता है। इन द सेम वे पेटीएम में काफी सारा स्टेक एक चाइनीज कंपनी का है। दैट इज द करेक्ट वे टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पेटीएम इज डेफिनेटली एन इंडियन कंपनी, ठीक है, लेकिन उसमें जो स्टेक होते हैं, सपोज 100 में से एग्जांपल दे रहा हूं, 25% स्टेक किसी चाइनीज कंपनी का हो सकता है, 10% स्टेक किसी और कंपनी का हो सकता है, ठीक है। जैसे पबजी के बारे में मैंने पढ़ाया था, पबजी इज अ गेम डेवलप बाय सम साउथ कोरियन कंपनी, लेकिन उसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट एक चाइनीज फर्म का है, ठीक है। एग्जैक्टली खुशी, वेरी गुड। हाँ मैं वही यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी हमारी होती है, जैसे रिलायंस है, लेकिन रिलायंस में किसने इन्वेस्ट किया था? अरामको ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जियो में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कितने सारे कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन जियो तो डेफिनेटली इंडियन है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, इन दैट वे। चलो वेरी गुड, गोइंग अहेड नाउ। देखो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड और कोसी रेल महासेतु। कोसी इज अ रिवर विच इज लोकेटेड इन बिहार, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्स इन बिहार, ठीक है। बहुत सारा पानी आता है उसमें, बहुत सारा सेडिमेंटेशन आता है वहां पे, ठीक है। सो उस पे 1.9 किलोमीटर, मतलब आप समझ लो 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। मतलब 16 साल लगे पूरे 2 किलोमीटर को बनाते बनाते हुए, ठीक है।
इट इज लोकेटेड इन इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास, ठीक है। इट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो, लिख लो। जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस होते हैं इंडिया में उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप अटल टनल भी एक बार अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। And Kosi is the reason, one of the main reason for Bihar's destruction। आपको पता होना चाहिए कि कोसी को रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है, पता है सबको। कोसी, रिवर कोसी इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार बिकॉज कोसी हर साल फ्लड होती है। सो उसके ऊपर ये ब्रिज बनाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, वेरी गुड गाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो था कि दामोदर करके एक रिवर है, वो कौन से स्टेट की सॉरो रिवर कही जाती है? वेरी गुड, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। दामोदर इज द सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। एंड कोसी रिवर इज द सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है। बहुत सारा वॉल्यूम होता है पानी का और सेडिमेंटेशन का, इसलिए बहुत फ्लडिंग होता है, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया, सबने लिख लिया, तो मुझे क्वेश्चन पूछने बिहार के बारे में इसके लिए। ओके, बिहार में एक फ्रेंच कंपनी ने इंडियन रेलवे के साथ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है टू डेवलप इंडियन लोकोमोटिव्स, ट्रेन के लिए। उस कंपनी का नाम क्या था और इंडियन कंपनी का नाम क्या था? वेरी गुड, आदित्य, नित्या, वेरी गुड। आप सब बाकी सब थोड़ा भूल गए होंगे। फ्रेंच कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे उसका नाम बताओ सबसे पहले। और दूसरा जो इंडियन कंपनी थी, जो दोनों ने मिलके, हाँ आरुषि, यू आर ऑल्सो राइट। नित्या, इंडियन रेलवे में तो इन्वेस्ट किया था। अभी मैं बताता हूं आंसर, तब आप सबको याद आ जाएगा। देखो, एल्स्टॉम इज द फ्रेंच कंपनी। एल्स्टॉम एक फ्रांस की रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। दे इन्वेस्टेड इन बिहार, ठीक है, टू फॉर्म माधेपुरा कंपनी, माधेपुरा लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड। याद आया सबको? एंड दे डेवलप वैगन 12B, which is the fastest and the most powerful locomotive in India, वैगन 12B। याद आ रहा है सबको? एवरीवन गेटिंग इट? ट्राइंग टू रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल इट। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। मैंने जब कल मैं पीपीटी बना रहा था तब बिहार को देख के मैं अपने आप याद कर लिया ये सब, ठीक है। सो आपको भी याद आना चाहिए। माधेपुरा इज द नेम ऑफ द कंपनी which is formed by a joint venture between Indian Railway and Alstom company, which is from France. And they have designed the fastest Indian locomotive and most powerful, जिसका नाम है वैगन 12B, ठीक है। हर्षवर्धन, मैं मेरे हर एक लेक्चर में रिवीजन करवाता हूं, आप देखो। विद द करंट न्यूज आई ऑलवेज ट्राई टू रिकॉल द ओल्ड स्टोरीज, ठीक है, मतलब पुराने न्यूज। मेरा मेन फोकस हमेशा रिवीजन पे रहता ही है। ये रिवीजन तो हो रहा है, ठीक है, हम पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं आराम से। चलो गाइस, गोइंग अहेड। यस स्वयं, देखो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने पाकिस्तान ने रिसेंटली क्या किया है, इमरान खान गवर्नमेंट that they will give Pakistan will give गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, उसको फुल प्रोविंस मतलब स्टेट का दर्जा। हमारे यहाँ पे स्टेट्स है, इन द सेम वे पाकिस्तान में स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता है। सो इमरान खान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड that they will give
अ फुल फ्लैज प्रोविंस स्टेटस टू गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और आपको पता होगा दैट इंडिया ने जब नया मैप निकाला था आफ्टर एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, तब इंडिया ने गिलगित बाल्टिस्तान का पार्ट जो है वो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में दिखाया था। और जो पीओके है, मैंने आपको बताया है कि गिलगित बाल्टिस्तान अलग है, इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ लद्दाख। और पीओके है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कश्मीर के वेस्ट में आता है। आप एक बार आज देख लेना मैप में, तो पीओके का पार्ट इंडिया ने अपने मैप में जम्मू कश्मीर का पार्ट बताया है और गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख का पार्ट बताया है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स और न्यूज ध्यान से पढ़ना। मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि पीओके का जो पार्ट है वो हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में दिखाया है, और गिलगित बाल्टिस्तान का जो पार्ट है दैट वी हैव शोड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लिख लो गाइस। मैप देखने चाहिए, मैप देखने से बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, लद्दाख के जो ऊपर पार्ट आता है इन द नॉर्दर्न साइड, सिद्धांत करेक्ट है। आप देखो वो क्या न्यूज है। अक्टूबर 31 को ऑफिशियली द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज अबॉलिश। आप याद करो, अक्टूबर 31 इज द सरदार पटेल जयंती। ठीक है, एकता दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन ऑफिशियली, मैंने कहा है ऑफिशियली, वी एब्रोगेटेड, हाँ 2019, सॉरी यस वो गलत है, 2019। ठीक है, वी ऑफिशियली एस्टैब्लिश two union territories. One union territory of Jammu and Kashmir, and the other is union territory of Ladakh. ठीक है, okay guys, हो गया, should I go ahead? भाषा डायमर डैम कहां पे बनने वाला है? भाषा डायमर डैम will be constructed in which river and where? पाकिस्तान तो पता है मुझे भी, लेकिन मुझे थोड़ा रिवर का नाम चाहिए और स्पेसिफिक जगह चाहिए। गाइस, अगर आंसर नहीं आ रहे दैट मींस आप लोगों ने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। आई विल सीरियसली रेकमेंड, 10 दिन बाद आपकी एग्जाम है, सो देख लेना सारी चीजें। ठीक है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर। ठीक है, एंड इन गिलगित बाल्टिस्तान ओनली। यहाँ पे जो मैंने लिखा है गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पे ही बनने वाला है। ठीक है, एंड ऑन द रिवर इंडस चाइना was going to provide finance for this particular project. Okay guys, should I go ahead? अब लिख लिया सबने? भाषा डायमर, जय आप अपने आप लिख सकते हो, भाषा डायमर। चाइना मतलब चैंपियन है डिसीज के लिए। ठीक है, ब्रूसिलोसिस अटैक इन चाइना। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्टेड आफ्टर लीक एट अ बायोफार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। ठीक है, ये एक डिसीज है जो पैट्स को होता है, पैट्स को नहीं मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री होते हैं उनको होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में उसकी वैक्सीन बन रही थी और वहां से पूरा का पूरा बैक्टीरिया लीक हो गया है। ठीक है, लिख लो। लाइफ स्टॉक को होता है, गाय भैंस बकरी उनको होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज इज रेयर। स्वयं होता है लेकिन इन रेयर केसेस होता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में होता है। एंड यू शुड नो इट इज अ बैक्टीरिया। ये ध्यान से पढ़ना, बैक्टीरिया है या वायरस है। ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण होता है? अरे बोथ नहीं होता। ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है।
मैंने नाम भी पढ़ाया था आपको, यार्सिना पेस्टिस। यस, वेरी गुड गाइस। ऐसे फटाफट अब तो आंसर आने चाहिए, ठीक है। यार्सिना पेस्टिस। ब्यूबोनिक प्लेग इज ड्यू टू बैक्टीरिया। आप बी टू बी याद रख सकते हो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके गाइस, हो गया। ओके, चलो गोइंग अहेड। देखो, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ध्यान से सुन लो क्या है। बेसिकली मोदी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट दे वांट अ न्यू पार्लियामेंट, दे वांट अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट मतलब जहां पे आईएएस आईपीएस जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं उसे सेक्रेटेरिएट कहते हैं। अभी क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सेक्रेटेरिएट है। होम मिनिस्टर का ये रहा, डिफेंस मिनिस्टर का ये रहा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके सारे के सारे सेक्रेटेरिएट अलग अलग है। सो गवर्नमेंट वांट्स दैट पूरे एक बिल्डिंग में सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सेक्रेटेरिएट हो, एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो पूरा राजपथ है दिल्ली में उसको भी रिनोवेट करना है, ठीक है। तो इस सारे प्रोजेक्ट को कहा जाता है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ठीक है। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने बिडिंग करवाई थी कि बताओ कौन बनाएगा। तो बिडिंग में जीता है टाटा ग्रुप, ठीक है, लिख लो। गवर्नमेंट का कहना है दैट ये बिल्डिंग बहुत पुराना है, 100 साल हो गए इसको, तो अब हमको नया चाहिए, ठीक है। अक्षत, बिडिंग कैसे होता है, मतलब कंपनीज आर टोल्ड टू सेंड देयर प्रपोजल्स, और जो भी लोएस्ट प्राइस होती है उस कंपनी को दी जाती है फॉर दे आर गिवन द प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन। ख्वाहिश अभी मतलब गवर्नमेंट ने बोला है तो फाइनली बोला है, ठीक है। ओके, नाउ मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, और आई होप आप सबको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत जनरल है, बहुत जनरल नॉलेज है। मतलब हु डिजाइन द करंट पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग? राजपथ है, राजभवन है, प्रेसिडेंट्स हाउस है। आर्किटेक्ट का नाम बताओ, इज द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट इन इंडिया, ठीक है। आना ही चाहिए गाइस मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब इसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अगर 8, 9, 10, 11, 12 पढ़े हो तो आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड सिद्धांत एंड खुशी, वेरी गुड। क्या है गाइस, व्हाट इज द आंसर? लिख लो, एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। These are the two architects which were employed by the Britishers to develop Delhi. अरे मानवेंद्र, मतलब ये स्पेलिंग में अगर हर एक चीज की लिखने लगा तो हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग लिखो यार। मतलब यू गाइस आर इन 12th ग्रेड। एडविन लुटियंस, एडविन का नाम भी लिख सकते हैं आप, EDVIN, लुटियंस LELUTYNS।
हर्बर्ट HERBT, बेकर BAKER, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ये लोग ये पता होना चाहिए गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दे आर द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया? स्पेशल लीव पिटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है। स्पेशल लीव पिटिशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है सुप्रीम कोर्ट के? वेरी गुड सिद्धांत, एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड। प्रसन्ना, वेरी गुड। खुशी, थोड़ी गलती हो गई है आपसे, उसके आजू बाजू कहीं पे है। ठीक है, इशिता, वेरी गुड। इट इज आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 लिख लो। ये सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में से किसी भी हाई कोर्ट में से या कौन से भी कोर्ट में से पूरे के पूरे केस को ट्रांसफर कर सकता है अपने पास। सो दिस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन। चलो, गोइंग अहेड। India ranks 116 in World Bank's annual Human Capital Index. Human Capital Index क्या होता है गाइस? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेसिकली? अगर आपका पॉपुलेशन पढ़ा लिखा हो, हेल्दी हो, then that particular human population is called human capital. मतलब आप उन पूरे पॉपुलेशन से अच्छा काम करवा सकते हो, प्रोग्रेसिव काम करवा सकते हो। ठीक है, they are not a burden on the resources but they are resources generator, so that particular thing is called human capital। ठीक है, जिस किसी भी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल हाई होता है उनकी इकोनॉमी हमेशा स्ट्रांग होती है, जीडीपी स्ट्रांग होती है। ठीक है, एग्जांपल आप कोई भी डेवलप कंट्री देख लो, यूएसए, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, दे आर रैंक वेरी हाई इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, बिकॉज दे आर मोस्ट एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन। और बहुत सारे होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, लिख लो गाइस। हो गया गाइस? टॉप आई गेस, मुझे पता नहीं, आई गेस सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है? मैं पहले बहुत बार करा चुका हूं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ध्यान से सुनना। हाँ स्वयं, दैट इज अ डिफरेंट इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड सिद्धांत। डेविड मालपास, डेविड मालपास, डेविड मालपास is the
प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का नहीं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट, ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। चलो गोइंग अहेड, देखो इन द अभी जो सेशन हुआ उसमें राजनाथ सिंह ने इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी है, ठीक है। हमारे लिए जानना क्या जरूरी है, दैट इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन द पोजीशन दैट चाइना हैज इलीगली ऑक्यूपाइड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख में चाइना हैज इलीगली ऑक्यूपाइड सिंस 1962 कितना 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, चाइना, आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना क्लेम्स पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, चाइना उसे पूरा का पूरा क्लेम करता है एज अ सदर्न पार्ट ऑफ तिबेट। चाइना ऐसा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो तिबेट का सदर्न पार्ट है, ठीक है। वो पूरा एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर का है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर आप मैप देखोगे, आज डेफिनेटली एक बार मैप देख लेना, देन पाकिस्तान हैज इवन गिवन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी टू चाइना, कि आप ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, ठीक है। ये पता होना चाहिए। शासगाम वैली, ये वैली का एक नाम है। दिस वैली हैज बीन गिवन बाय पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। वो पूरा हमारे कश्मीर का पार्ट था एक जमाने में। नाउ वो पूरा का पूरा वैली पाकिस्तान हैज गिवन टू चाइना। सो 1963 से वो पार्ट चाइना ऑपरेट करता है पूरा का पूरा, विच इज कॉल्ड एज शासगाम वैली, ठीक है। मान में जरा, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। चाइना पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करते हैं। नहीं खुशी, अक्साई चीन इज डिफरेंट एंड शासगाम वैली इज डिफरेंट। शासगाम वैली वाज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड आफ्टर ऑक्यूपाइंग इट उन्होंने आधा उसको दे दिया है चाइना को। एक आर्टिकल तो आना ही चाहिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। खुशी, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैं समझा सकता हूं, मुझे पता है, लेकिन यहां पे नहीं समझा सकता। और ऐसा नहीं पूछेंगे मिस, मोस्टली आपको मैकमोहन लाइन के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। ओके गाइस, हो गया। लिख लिया सबने? शुड आई गो अहेड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए, इप्सा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। फॉलो करते हो पेपर को तो आपको पता होना चाहिए, इप्सा करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इप्सा स्टैंड्स फॉर इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस 3 कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है इप्सा, ठीक है। जैसे RIC हमने पिछली बार पढ़ा था, दैट वाज फॉर रशिया, इंडिया एंड चाइना। इन द सेम वे इप्सा स्टैंड्स फॉर इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। नाउ दिस 3 कंट्रीज वांट दैट यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिफॉर्म करो आप, हम लोगों को भी परमानेंट मेंबर बनना है। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका aspires to become the permanent members
of the United Nations Security Council. ठीक है, so they want that the country should go and allow changes in the United Nations Security Council. ठीक है, और आपको ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है वो पता है? एनीबडी नोस व्हाट इज ग्लोबल साउथ? आपको इकोनॉमिक्स में आया होगा ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। पता है किसी को क्या होता है ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ? यहां पे लिखा है, लिख लो गाइस। इप्सा ग्रुप याद रखना, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि नॉर्थ के सारे नेशंस है वो नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ हो गया और साउथ में जो कंट्रीज है वो साउथ हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए बता रहा हूँ, ग्लोबल नॉर्थ आर ऑल एडवांस कंट्रीज, आर ऑल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, जिनकी जीडीपी, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, all those nations are called global north, or global south are those countries which are developing countries. global north stands for developed countries. ठीक है, हाँ ध्रुवी सही बात है। ग्लोबल साउथ मतलब जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, एंड ग्लोबल नॉर्थ आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अरे नहीं नहीं, लेफ्ट विंग राइट विंग इसमें नहीं आता। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? हो गया। चलो देखो, सिर्फ इतना ही लिखना है इसमें दैट अभी सारे की सारी कोऑपरेटिव बैंक्स, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, दे आर नाउ अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। आप लोग थोड़ा सोचोगे दैट गवर्नमेंट को ये क्यों करना पड़ा, तब आपको आंसर आ जाएगा। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा घपला, माल प्रैक्टिसेस, करप्शन आर इन दिस कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में सिर्फ घपले ही होते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे डिपोजिटर्स का लॉस होता है। महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, वो बंद हो गई। ठीक है, याद आ रहा है किसी को कुछ? ऐसी एक बैंक थी जिसके बारे में आपने न्यूज में पढ़ा होगा। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया that they will bring all the cooperative banks under the direct supervision of RBI. ठीक है, ताकि उसमें करप्शन और माल प्रैक्टिसेस कम हो, बस उसके लिए। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट लॉस होते हैं, सिग्निफिकेंट लॉस, ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट एक्ट है बिकॉज इंडिया में बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड ऑनेस्टली कोऑपरेटिव बैंक में सब उल्टे काम ही होते हैं। ठीक है, सो नाउ दे आर ऑल अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ठीक है, चलो गाइस, लिख लिया? लिख लिया गाइस? शुड आई गो अहेड? सिर्फ इतना ही लिखना है दैट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये जो रेड में हाईलाइट करता हूं वो आपको पढ़ के समझने की जरूरत है, एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है,
ऐसा डिक्टो टू डिक्टो लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन बी स्मार्ट वाइल राइटिंग योर स्टफ. ठीक है, चलो. India joins Djibouti Code of Conduct as observer, one of the most significant agreements signed by India. आप जिबूती की इंपॉर्टेंस अगर आप देखो कभी अपने पर्सनल पैशन से, तो बहुत जोरदार कंट्री है. जिबूती गोवा से भी छोटा है, सिक्किम जितना है सिक्किम से भी छोटा है, लेकिन वर्ल्ड के सारे मेजर पावर्स के मिलिट्री बेस इज लोकेटेड इन जिबूती. जिबूती इज अ कंट्री इन अफ्रीका. ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड है दैट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज, अफ्रीका ले लो, फ्रांस ले लो, सॉरी यूएसए ले लो, फ्रांस ले लो, यूके ले लो, चाइना ले लो, इन सारे के बेस, मिलिट्री बेस इज लोकेटेड इन जिबूती. रिसेंटली इंडिया ने भी जिबूती के साथ एक कोड साइन किया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस. ठीक है, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी बनी रहे उसके लिए. क्या नाम है जिबूती का? और जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को जेडा अमेंडमेंट भी कहा जाता है. बेसिकली टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, हाँ, पायरेसी इश्यूज, एग्जैक्टली. आपको पता होना चाहिए दैट जिबूती इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सोमालिया के ऊपर. सोमालिया के पायरेट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है. सो वो सब पायरेसी इश्यूज को चेक करने के लिए और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इन द इंडियन ओशन, इंडिया हैज साइन दिस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट. मैंने कहा ना, जिबूती इज इवन स्मॉलर देन सिक्किम, लेकिन सारे कंट्रीज के नेवी एंड मिलिट्री बेसिस आर लोकेटेड इन जिबूती. ठीक है, अगर उस एरिया में कुछ भी होता है तो आप मान लेना पेट्रोल के प्राइस 80 से 200 हो जाएंगे. इतना इंपॉर्टेंट एरिया है वो. अगर वहां पे कुछ भी टेंशन होता है तो पेट्रोल के प्राइस विल बी स्काई रॉकेटेड अपने आप. हो गया गाइस. आई नो आप सबको बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपकी एग्जाम का नेचर थोड़ा कुछ ऐसा है कि हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, एक आर्टिकल मतलब पूरे अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, इसके लिए सो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. आईएमओ है, वेस्टर्न इंडियन ओशन है. ठीक है, वो सिंपल एमसीक्यू वाला नहीं है, वरना इट वुड हैव बीन इजी. ओके गाइस, हो गया. चलो, देखो ये पढ़ रहा है आपने, मैं आपको बताऊंगा इतना ही लिखना है इसमें. ये आप लोग पढ़ चुके हो. लास्ट टाइम आप सबने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर बहरीन के साथ जो पीस डील साइन हुई है उसका नाम क्या है. नाउ बहरीन के साथ जो डील हुई है एंड यूएई के साथ जो डील हुई है इजराइल की, इन दोनों डीलों को टुगेदरली कहा जाता है एब्राहम अकॉर्ड्स. पता चल गया? Abraham Accords consist of two important pacts, one with Israel and one in Bahrain. इन दोनों को एक साथ कहा जाता है Abraham Accords. अगर आप सबने फोटो देखा होगा that Donald Trump, Benjamin Netanyahu, representative from UAE and Bahrain, चारों चार मिलके साइन कर रहे थे this particular Abraham Accord. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जो नीचे वाली 3 लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, वो 3 आप लिखोगे. ठीक है, एब्राहम अकॉर्ड तो आपको याद रह जाएगा दैट इट इज अ डील विद इजराइल यूएई एंड बहरीन. ठीक है, लेकिन पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा है
that it is the betrayal of Jerusalem, Al-Aqsa and the Palestinian cause. ठीक है, पैलेस्टाइन ऐसा कहता है कि अब तो हमारी सारी मुस्लिम कंट्रीज इजराइल और यूएसए के साथ ज्वाइन हो गई है. ठीक है, सो इट इज अ बिट्रेयल ऑफ अवर पैलेस्टाइन कॉज. और आपको मेन चीज पता होना चाहिए, ये सारी की सारी मगजमारी जेरूसलम के लिए है. जेरूसलम इज एसोसिएटेड टू बी द फाउंडिंग ऑफ 3 रिलीजियंस. जेरूसलम से 3 रिलीजियन का वो होता है, बर्थ होता है. एक क्रिश्चियनिटी, दूसरा इस्लाम और तीसरा जुडाइज्म. ये तीनों 3 रिलीजियन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स इज लोकेटेड इन जेरूसलम. इसलिए पैलेस्टाइन को भी जेरूसलम चाहिए और इजराइल को भी जेरूसलम चाहिए. ठीक है, और अल अक्सा इज द 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क फॉर मुस्लिम्स एंड अल अक्सा इज लोकेटेड इन जेरूसलम. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अल अक्सा कहां पे है. अल अक्सा इज अ मॉस्क विच इज लोकेटेड इन जेरूसलम. ठीक है, अल अक्सा इज द 3rd इंपॉर्टेंट मॉस्क फॉर मुस्लिम्स. एक है मक्का, मदीना, and the 3rd is Al-Aqsa, and it is located in Jerusalem. Okay guys, हो गया? Should I go ahead? चलो, बिट्रेयल ऑफ जेरूसलम याद रखना, अल-अक्सा याद रखना एंड पैलेस्टीन कॉज याद रखना. ठीक है, बस चलो गोइंग अहेड. देखो, आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान जो है इंसान, उसने रिसेंटली एक नया मैप निकाला था. इन दैट पर्टिकुलर मैप जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा पाकिस्तान का था उनके हिसाब से. उनके हिसाब से जूनागढ़ जो गुजरात में है वो भी उनका पार्ट था. ठीक है, तो रिसेंटली एससीओ में एक मीटिंग चल रही थी, वर्चुअल मीटिंग चल रही थी. तब पाकिस्तान के मोइद यूसुफ ने वापस से पूरा का पूरा मैप एससीओ की मीटिंग में दिखाया. मतलब समझ लो कि 8 कंट्रीज बैठी हुई थी, उसमें दे शोड दिस ऑब्जेक्शनेबल मैप which shows the part of Junagadh and Jammu and Kashmir as Pakistan territory. तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल मीटिंग में से उठ के चले गए. ठीक है, एंड शोड द कंटेम्प्ट कि आप पागल हो गए हो और आप ये सब करना बंद कर दो. ठीक है, और रशिया ने अपोलोजाइज भी किया इंडिया को. ठीक है, कि इनको कुछ आता नहीं है, हमने इनको बहुत ना बोला था कि ऐसा कुछ मत करना, तो भी उन्होंने किया. लिख लो, पता होना चाहिए. ये बहुत फेमस इंसिडेंट है. ठीक है, अर्नब गोस्वामी ने 2-3 घंटे इसके ऊपर ही बात की थी, इसलिए मेरे को भी थोड़ा थोड़ा पता चल गया कहीं से. ठीक है, ठीक है. ये बहुत बड़ी बात होती है. आप ऐसी मीटिंग में से उठ के चले जाओ तो दैट इज अ लाइक बिग साइन ऑफ कंटेम्प्ट. लेकिन रशिया ने भी इंडिया को कहा कि भाई, एंड मैं ये सच में बता रहा हूं, दैट रशियंस टोल्ड पाकिस्तानीज दैट यू शुड नॉट बी शोइंग दिस काइंड ऑफ मैप्स. लेकिन पाकिस्तान ने तब भी दिखाया ये मैप. ये लोग कुछ अलग ट्रिप पे ही है अभी. ओके गाइस, हो गया. अभी मैं एससीओ के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, बिकॉज आई होप कि एससीओ के बारे में कुछ भी आएगा तो आप सब सही से सही आंसर लिख के आओगे. ठीक है, आई होप दैट नाउ.
चलो, should I go ahead guys? चलो, ये लिख लो, हमने बात कर ली है। शिंजो एबे रिजाइन एंड उनकी जगह पे योशिहाइड सुगा इज जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक बार बताया था कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। देन ही बिलोंग्स टू द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, मैंने आपको मेरा ही एग्जांपल दिया था। बेंजामिन नेतन्याहू इज द इजराइल प्राइम मिनिस्टर, दैट आई न्यू, बट ही बिलोंग टू विच पार्टी वो मुझे नहीं पता था। मेरा 1 मार्क चला गया था एग्जाम में। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज नो दिस थिंग्स। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान। ठीक है, हो गया, हो गया गाइस। इतना छोटा सा लिखना है यार, इसमें तो थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता है ना क्या है? अगर नहीं पता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर लिस्ट में शामिल किया गया था? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एससीओ के 8 वंडर्स में से एक था एससीओ। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पता है सबको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पता है ना? हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन सी कंट्री ने गिफ्ट दिया था यूएसए को? विच कंट्री गेव द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज अ गिफ्ट टू यूएसए? वेरी गुड, फ्रांस। उससे एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, तो आपको आना पता। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में हमने लिखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, वो पता होना चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वी बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव बोरोड फ्रॉम वेयर? फंडामेंटल ड्यूटी कहां से बोरो की है? फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा हूं। That we have borrowed from Russia, USSR. Fundamental duties we have borrowed from Russia, USSR. चलो, very good guys, very good. साइंटिस्ट डिटेक्ट पोटेंशियल साइंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ ऑन वीनस। ध्यान से समझ लो, बहुत इजी न्यूज है। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म की कुछ एक्टिविटी होती है जो उसके प्रेजेंस के बारे में बताती है। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन जी सकते हैं बाय डूइंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको कहा जाता है एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं विच इज कॉल्ड फॉस्फीन। ठीक है, सो रिसेंटली वीनस में फॉस्फीन के साइंस मिले हैं। सो साइंटिस्ट ने कहा है दैट मींस वीनस में ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो फॉस्फीन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। पता चल गया कैसे साइंटिस्ट सब ढूंढ निकालते हैं। फॉस्फीन की प्रेजेंस के लिए कोई बैक्टीरिया होना चाहिए विच इज डूइंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर फॉस्फीन है दैट मींस बैक्टीरिया भी है, एंड दैट मींस दैट वीनस सपोर्ट्स सम काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, लिख लो, MIT की प्रोफेसर है क्लारा सोसा सिल्वा।
शी इज अ एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रॉम MIT. MIT इज वर्ल्ड्स नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है. फॉस्फिन याद रखना बस. फॉस्फिन इज इंपॉर्टेंट. ये केमिकल जो मिला है उसके कारण से पता चला है कि मार्स पे भाई कोई ना कोई रह रहा है. ठीक है. मार्स पे क्या, वीनस पे, सॉरी वीनस पे. ओके गाइस, हो गया. लिख लिया. बहुत छोटा छोटा है, मतलब बहुत कम लिखना है इसमें. चलो गोइंग अहेड. चलो, बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ है, ये मुझे पता है बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था. फिर उस पार्टीशन को कैंसल किया गया था कुछ सालों बाद. कौन से साल में बंगाल ऑफ पार्टीशन कैंसल हुआ था? आरुषि एब्सोल्युटली करेक्ट. इशिता करेक्ट. जिल गलत है. 1905 में तो बंगाल पार्टीशन हुआ था. चलो मैं एक और हिंट देता हूं. दिल्ली दरबार हेल्ड हुआ था. जब दिल्ली दरबार हेल्ड हुआ था, थर्ड दिल्ली दरबार, तब उसको कैंसल किया गया था. क्यों गलत आंसर आ रहे हैं? मैंने आपको बोला था यू शुड गो थ्रू द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो. द आंसर इज 1911. 1911 में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी गाइस. द आंसर इज थर्ड दिल्ली दरबार. ठीक है. स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर देना. दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया था. दिल्ली कैपिटल बना था इन 1911. कोलकाता था पहले. ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कोलकाता था. 1911 में कोलकाता को शिफ्ट करके कैपिटल किया गया था दिल्ली. ठीक है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वाज एनलमेंट ऑफ दिल्ली ऑफ बंगाल पार्टीशन. ये लिख लो, नहीं तो आईटी की बुक पढ़ लो. ठीक है. 1911 is associated with 3 declaration. इशिता, declaration. Okay. Okay guys, should I go ahead? पता चल गया. चलो, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन बना है वापस नए? हरिवंश नारायण सिंह. ठीक है. ही इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. लिख लो. चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? Who is the chairman of राज्यसभा? कौन है अभी राज्यसभा के चेयरमैन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है. वेरी गुड. क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं है? इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा which is president, which is vice president, is the part of parliament of India? आंसर है नहीं. मैंने आपको डिटेल में समझाया था that vice president is not a part of parliament of India. वो सिर्फ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, बाकी he is not a part of parliament of India. वाइस प्रेसिडेंट. लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट के बारे में पूछूं, क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है? यस और नो? द आंसर इज यस. मैंने आपको समझाया था दैट प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्यों?
बिकॉज जब तक प्रेसिडेंट कोई भी बिल को साइन नहीं करता, पार्लियामेंट के पास किए गए हुए बिल्स को, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं आरुषि, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा, दैट मीन्स ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो तो लोकसभा में के जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कोई एक बनता है, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में होता है। पता चल गया आरुषि? क्लियर हो गया आपका डाउट? ठीक है। लोकसभा का मेंबर जो होता है, ओम बिरला जो है, ओम बिरला इज एन एमपी फ्रॉम कोटा से वो एमपी है, और बाद में उनका सिलेक्शन हुआ है एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। दैट मींस ही इज द पार्ट ऑफ लोकसभा इन द पार्लियामेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, उनका तो इलेक्शन ऐसे विद इन द राज्यसभा नहीं होता। विद इन द राज्यसभा इलेक्शन किसका होता है? डेप्यूटी चेयरमैन का होता है। ठीक है, चलो गोइंग अहेड, ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया बिकम्स द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन। किसको हरा के हम बने हैं मेंबर? द आंसर इज चाइना। द विनिंग, लिख लो, दिस इज फैक्चुअल न्यूज। इंडिया विल बी सर्विंग फॉर 4 years। ठीक है, इंडिया को जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट करने के लिए पोजीशन दी गई है और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, ओके गाइस, लिख लिया? लिख लिया सबने? चलो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन फिलीपाइंस। ठीक है, आप सबको याद आ जाना चाहिए, मनीला फिलीपाइंस। ठीक है, उसमें इंडिया का डायरेक्टर नया अपॉइंट हुआ है, द डायरेक्टर फॉर इंडिया। ठीक है, नाम क्या है भाई का? टेको कोनिशी। ठीक है, कहां पे बैठेंगे ये? न्यू दिल्ली में बैठेंगे। ठीक है, ये इंडिया और एडीबी के बीच में जो भी लाइजन करना है वो ये भाई साहब करेंगे। किसको रिप्लेस किया है? हिज नेम इज केनिची योकोयामा। ठीक है, लिख लो। इंडिया का डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर फॉर इंडिया टेकियो कोनिशी। ये प्रेसिडेंट नहीं है, मैंने कहा ही इज अ डायरेक्टर। कौन है एडीबी का प्रेसिडेंट? कौन है? नहीं प्रसन्ना, बेसिकली ये क्या है? लाइजन ऑफिसर होते हैं। लाइजन मतलब इंडिया का जो भी करस्पॉन्डेंस होता है एडीबी के साथ, कुछ लोन लेनी है इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो सब फैसिलिटेट ये इंसान करेगा, बिकॉज ही हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्या है नाम?
हाँ सिद्धांत, यू आर राइट। इसका मैं नाम लिख के दे देता हूं बिकॉज आएगा नहीं, वरना मुझे भी प्रोनाउंस करना नहीं आता। ठीक है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, मासात्सुगु आसाकावा। ठीक है, एडीबी। वाइस प्रेसिडेंट तो हम सबको आता है, वो तो इंडियन है। ठीक है चलो, ओके गाइस, हो गया। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मनीला। हो गया, शुड आई गो एड? सेवा सप्ताह, व्हाट इज दिस? नरेंद्र मोदी का बर्थडे गया है, तो बीजेपी डिसाइडेड दैट दे विल सेलिब्रेट सेवा सप्ताह फॉर 1 वीक इन विच दे विल हेल्प द पीपल ऑफ इंडिया। सिर्फ एक लाइन में लिख लो, ये मेरे हिसाब से थोड़ा मोदी जी का है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेवा सप्ताह लिख लेना। 1 वीक फेस्टिवल टू हेल्प द पीपल। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर। क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर डे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी दिवस। ठीक है, एंड हिंदी इज वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया के पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। ठीक है, लिख लो। एंड हिंदी इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन 22nd शेड्यूल, सॉरी 22 इन द शेड्यूल 8 ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं, सेवा सप्ताह भी पूरा वीक है। हिंदी दिवस इज 14 सितंबर। ठीक है, मोदी जी की बर्थडे के 3 दिन पहले, दैट इज हिंदी दिवस। ठीक है, और पूरा वीक इज हिंदी सप्ताह। किसको लगता है दैट हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज और द नेशनल लैंग्वेज? हाँ बोलो। सिर्फ यस और नो पूछा है, आर्ग्यूमेंट मत देना मुझे सिर्फ जानना है। मिक्स ओपिनियन है, मिक्स रिव्यू। ठीक है, मिक्स रिव्यू। ठीक है, ठीक है, चलो गाइस, लिख लिया। मेरा तो ओपिनियन है हिंदी और इंग्लिश दोनों रखनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सब खुश। थैंक यू। 1948, सितंबर 14, 1948। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो एड? हो गया। एंड आरुषि, यू आर राइट। चलो, यूएस ओपन, डोमिनिक थाइन डिफीट्स अलेक्जेंडर, ठीक है, टू विन मेंस सिंगल टाइटल। लिख लो। This was the first US Open final which was decided by a 5th set tie break. ये ऐसा पहला यूएस ओपन का मैच था जिसमें 5वां सेट खेला गया टू ब्रेक अ टाई, बिकॉज पहले 2 अलेक्जेंडर जीता, बाद के 2 डोमिनिक जीता। सो अ 5th सेट वाज प्लेड टू डिसाइड के जीतेगा कौन। ठीक है,
ये यूएस ओपन में सबसे पहली बार हुआ है, ठीक है, लिख लो। हाँ, नाओमी ओसाका फीमेल में, यस, एकदम सही जवाब। डोमिनिक थाइन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये मेरा क्वेश्चन है। सर्बिया गलत है, सर्बिया से तो जोकोविच बिलोंग करता है। हाँ, वेरी गुड गाइस, मैंने आपको बताया था कि प्लेयर्स के नेशनैलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डोमिनिक थाइन इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड अलेक्जेंडर इज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट यू शुड पे अटेंशन टू द विनर्स नेशनैलिटी। विनर और लूजर दोनों की नेशनैलिटी पता होनी चाहिए। चलो गाइस, हो गया, शुड आई गो अहेड? हो गया। राजन, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? आई गेस हिज नेम वाज समथिंग सुमित नागपाल। सुमित नागपाल नाम था। ही क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड। आई होप आई एम राइट गाइस। मैंने भी रिवाइज नहीं किया अभी तक। चलो, सही हूं मैं, आई एम हैप्पी। वर्ल्ड्स 40th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म, मुकेश भाई की फर्म Industries Limited is world's 40th most valuable firm, ठीक है। It became the first Indian company to cross 210 billion market capitalization in a day. ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है which crossed 210 market capitalization in a day, ठीक है, लिख लो। हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? छोटा ही लिखना है इसमें सिर्फ। चलो, सेम सेक्स मैरिजेस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर लॉ, सोसाइटीज एंड आवर वैल्यूज। ऐसा सेंटर ने, सेंटर मतलब अभी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने हाईकोर्ट को कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट को, दिल्ली हाईकोर्ट, आरुषि, नॉट ओडिशा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, ठीक है। ये पता होना चाहिए, लिख लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा दैट सेक्शन 377, हाँ मैं वही बता रहा हूं स्वयं, सेक्शन 377 decriminalize same sex marriage, decriminalize having same sex, ठीक है। वो उसको सिर्फ decriminalize करता है, पहले having sex with the same जो भी है आपका, that was not allowed and it was criminalized। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट gave a judgment which decriminalized it, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए द क्वेश्चन। ये केस प्लीज याद रखना आप लोग, नवतेज सिंह जौहर केस। इट इज द मोस्ट फेमस केस
जिसमें आर्टिकल सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंडर द नवतेज सिंह जौहर केस दैट डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377. ठीक है, और ये तो जस्ट अभी हाई कोर्ट ने ओपिनियन मंगवाए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट. अभी देखते हैं हाई कोर्ट क्या कहता है. ठीक है, बाद में पता चल गया गाइस इश्यू क्या है. सेम सेक्स मैरिज अलग होता है. दैट इज लाइक सेम सेक्स गेटिंग मैरिड, वो अलग चीज है. सेक्शन 377 अलग चीज है. चलो लिख लिया. शुड आई गो अहेड? Which nation's government has revealed a plan of administering याशिका? ऐसा गवर्नमेंट नहीं मानती है, ऐसा गवर्नमेंट नहीं मानती है. गवर्नमेंट का ऐसा कहना है इट इज फाइन दैट यू कैन हैव इंटरकोर्स विद द सेम सेक्स पीपल बट वी विल नॉट अलाउड, our culture doesn't allow to get married with the same sex. So that is the argument of the government. And Russia नहीं है इसका आंसर. इसका आंसर है यूएसए. यूएसए बहुत सारी कंट्रीज ने कहा होगा, लेकिन यूएसए. हमें बड़े बड़े कंट्रीज के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो देखो, हमें कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ स्पेशल कप्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं. रिसेंटली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबर कप, आपको यह पता होना चाहिए कि थॉमस कप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है. ठीक है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी इज रिलेटेड विथ क्रिकेट, इन द सेम वे थॉमस कप एंड उबर कप आर रिलेटेड विथ बैडमिंटन. वो लिख लो. देन यूएसए हैज बैन्ड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना's Xinjiang रीजन. Xinjiang रीजन में कौन सी कम्युनिटी का परसिक्यूशन हो रहा है? Xinjiang रीजन में कौन सी कम्युनिटी का परसिक्यूशन हो रहा है? वेरी गुड, यूगुर मुस्लिम्स, विच इज द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ चाइना. दे आर बीइंग परसिक्यूटेड इन चाइना's Xinjiang रीजन. सो यूएसए ने अगेंस्ट दैट बैन एक्सपोर्ट कर दिया है कि Xinjiang रीजन से जो भी एक्सपोर्ट आएगा हम उसको हमारी टेरिटरी में अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, एंड यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली किस चीज का एक्सपोर्ट किया है बैन? हमारी गवर्नमेंट ने पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी मेजर इश्यू. बांग्लादेश की गवर्नमेंट को बुरा लग गया था. ठीक है, सो इंडियन गवर्नमेंट अलाउड कि ठीक है बांग्लादेश को भेज देना. द आंसर इज ओनियंस. ओनियंस, यस, आंसर इज ओनियंस. लिख लिया गाइस? हाँ, onion is the correct answer. हो गया तो मुझे क्वेश्चन पूछने हैं. ओके, चलो ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है. Who is the first Governor General of the Dominion of India? Who is the, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सही आंसर देना मेहरबानी करके. Who is the first Governor General of the Dominion of India? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है. अरे डॉक्टर राधा कृष्ण कहां से आ गए? He was the first vice president and the second president of India.
दैट इज डॉक्टर राधा कृष्णन, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, वॉरेन हेस्टिंग। अरे बाप रे यार, आप सब मेरा इंसल्ट कर रहे हो, बहुत बुरा लगा मुझे। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आज, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। आपकी एग्जाम है 10 दिन बाद। मैंने तो इतना ही पूछा है कि डोमिनियन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर तो फोकस दो, और उसका पहला गवर्नर जनरल कौन है? अरे वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। राजा गोपालाचारी भी गलत आंसर है। द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने फर्स्ट इंडियन पूछा, हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने इतना ही पूछा था दैट हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आई होप आप इसका आंसर क्वेश्चन समझ सको। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ फर्क पता चल रहा है? ये दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता चल रहा है? तो आप खिचड़ी क्यों पका रहे हो? ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने मतलब इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। एक में सादा, वन इज सिंपली आस्किंग यू दैट सबसे पहला इंसान कौन था जो डोमिनियन ऑफ इंडिया का गवर्नर जनरल था। उसमें इंडियन, ब्रिटिश कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ सबसे पहले के बारे में पूछा है। देन द आंसर इज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपको इंडियन पूछे कि सबसे पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तब जाके आंसर आएगा डॉक्टर राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, क्लियर गाइस? ये दोनों क्वेश्चन मैंने इस बार लिख के बता दिया है आपको, तो आपको पता चले। ठीक है, चलो गाइस, देन थैंक यू, वी आर डन फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज रिवाइज, अभी 10 दिन एकदम दबा के पढ़ाई कर लेना। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।